परफॉर्मेंस कोर एफिशिएंसी कोर में भी बताऊंगा, क्योंकि इंटेल वाला भी स्कैम करता है, आपको समझ में आ जाएगा। आपको यूट्यूब पे इसका क्या परफॉर्मेंस बोलेंगे, 5.8 गीगाहर्ट्ज़ है, 24 कोर है, 32 थ्रेड्स है, 36 कैश एमबी है एंड सॉकेट 1700। यही बताते, मैं बताता हूँ रियलिटी क्या है। 40, 80 या 90 में मैंने सुना बर्न का इशू हो रहा है। वो बर्न का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4080 के साथ और 13 जनरेशन 3900K के पीसी के बिल्ड के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि भाई पूरे 3 लाख का है भाई, ठीक है ना। इधर आप पूरे कंपोनेंट्स देख सकते हो। मेरे साथ में ओम भाई कैसे हो आप? बस ठीक है दीपक भाई, बहुत टाइम बाद आप आए हो, रिक्वेस्ट करने के बाद आया हो। तो ये एक एक्चुअली यहाँ से लुधियाना जा रहा है। कस्टमर बोला कि मेरा पीसी मैं खुद बिल्ड करूंगा, तो मैं बोला वो खुद को उतना टेक्निकल आइडिया है, बट जो आइटम है ना मेरा सिलेक्टेड है, उसको 1 महीने से मैंने वेट करवाया है, फिर फाइनली हमने ये सारी आइटम लिए हैं। वो भाई आइटम आप देख ही सकते हो भाई, मतलब एकदम बोल सकते हो ना क्वालिटी मेंटेन की है, ठीक है ना। आसूस के सभी प्रोडक्ट लगाए गए हैं और भाई जो भी एकदम न्यूली लॉन्च हुआ है ना ग्राफिक कार्ड, उसके बारे में बात करने वाले हैं आज। बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या चीजें आपको देख के लगाना चाहिए, प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। ओवरऑल वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बताइए। मतलब भाई आज मैं आपके सामने एक पीसी लेकर आया पर्टिकुलर एडिटिंग के लिए। इसमें भी हमने एक गलती की है, वो अपना पावर सप्लाई की मैं आपको बता दूंगा हमने ये फिलहाल क्यों लिया है, और रैम हमने 64 GB की DDR4 क्यों ली है, इसके अंदर CL18 14 वाली और CL38 वाली क्यों नहीं ली है, और यही वाला मदरबोर्ड क्यों है, और अपना फेवरेट RTX 4080 OC एडिशन क्यों लिया। पूरा वीडियो देख लो भाई, समझ में आ जाएगा। परफॉर्मेंस कोर एफिशिएंसी कोर में भी बताऊंगा, क्योंकि इंटेल वाला भी स्कैम करता है, आपको समझ में आ जाएगा। भाई इसके अंदर जो हम CPU यूज करें इंटेल कोर i9 13 जनरेशन, उसमें भी मॉडल है 13900K करके, ठीक है। आपको यूट्यूब पे इसका क्या परफॉर्मेंस बोलेंगे, 5.8 गीगाहर्ट्ज़ है, 24 कोर है, 32 थ्रेड्स है एंड 32 कैश एमबी है, करेक्ट 36 कैश एमबी है एंड सॉकेट 1700। यही बताते, मैं बताता हूँ रियलिटी क्या है। इसके अंदर जो रियल कोर है वो परफॉर्मेंस कोर है, वो सबसे बेस्ट कोर आते हैं आज के टाइम में। कोर टेक्नोलॉजी के बात करें, और जो वो है अपना 8 कोर, और जो बाकी बचा है वो एफिशिएंसी कोर, वो 16 कोर है। पहले कोर के बारे में बताता हूँ। एक्चुअली जो परफॉर्मेंस कोर है वो आप ऐसे सोच लो कि आपकी सेना है, उसके अंदर 8 सेनापति है, वो परफॉर्मेंस कोर है। और जो एफिशिएंसी कोर है वो आपकी सेना है, जो मेन काम होता है ना वो परफॉर्मेंस का कोर काम करता है, जैसे रेंडरिंग है, स्ट्रीमिंग है, मतलब जो हैवी काम है। और अगर आप परफॉर्मेंस कोर में क्या होता है, जो आप जब आप यूज कर रहे हो ना तब वो एक्टिव होता है, आप जब यूज नहीं करते हो तो अनएक्टिव हो जाते हैं। और एफिशिएंसी कोर है वो नॉर्मल, जैसे इंटर ब्राउजिंग नॉर्मल जो काम होता है ना वो अपना ये करते हैं। मगर जब रेंडरिंग होता है ना, हैवी रेंडरिंग, तो आपके परफॉर्मेंस कोर और एफिशिएंसी कोर दोनों साथ में काम करते हैं। एफिशिएंसी कोर की क्लॉक स्पीड अलग होती है और परफॉर्मेंस कोर की क्लॉक स्पीड अलग होती है। तो क्लॉक स्पीड की बात करें तो परफॉर्मेंस कोर की जो क्लॉक स्पीड है 4.3 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 5.8 गीगाहर्ट्ज़, भाई सुपर्ब है। मतलब AMD को भी इसने बीट किया है, राइजन को भी। और बाकी बात करते हैं एफिशिएंसी कोर, तो एफिशिएंसी कोर की जो स्पीड है ना वो अपने को 2.5 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 4.2 गीगाहर्ट्ज़, वो आप मतलब ऐसे ही सोच लो कि जो हम पुराने 12 जनरेशन में जो क्लॉक स्पीड आ रही थी ना i5 या उस टाइप के कोर की, करेक्ट। उसके बाद आता है कैश एमबी। तो भाई कैश एमबी ने इसने बाजी मारी है, मैं खुला बोलता हूँ। कैश एमबी में भी वेरिएंट है, लोगों को आइडिया नहीं है, मैं बताता हूँ। आप बॉक्स के ऊपर देखा होगा 36 है, राइजन का जैसे देखो 86 कैश एमबी है। फर्क बताओ L1, L2 एंड L3। जैसे मैंने एफिशिएंसी कोर और परफॉर्मेंस कोर की दोनों की अलग है ना स्पीड, उसमें L1 सबसे फास्ट है, उसके अंदर है 1.5 मेरे हिसाब से। और उसके बाद आता है L2, वो सबसे फास्ट है, वो 32 कैश एमबी है मेरे हिसाब से। अभी ऐसा कोई CPU नहीं आया जिसमें L2 32 कैश एमबी है। उस मामले में भी इसने बाजी मारी है, क्लॉक स्पीड में भी बाजी मारी है। हाँ, मुझे लगता है कि इनको एफिशिएंसी कोर करके परफॉर्मेंस कोर को ज्यादा बढ़ाना था, बट लोगों को क्या है कि बॉक्स के ऊपर लिखा होना चाहिए कोर ज्यादा है, बट रियल कोर है वो 8 कोर है, वो सबसे बेस्ट है। मतलब इसकी कोर एक्चुअली क्या है, कोर टेक्नोलॉजी भी अलग होती है। उसके अलावा DDR4 एंड DDR5 दोनों में पीसी बिल्ड होता है। DDR4 में आपको 3200 मेगा से लेके 5600 मेगा एंड DDR5 में आपको 4800 मेगा से लेके 6400। इसका खुद का ग्राफिक कार्ड आता है UHD 770, जो मैं आपको बोलता हूँ जो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो उसी पे रन होते हैं, तो वो आपको लेना चाहिए। और K सीरीज है तो आप इसे 100% पे यूज कर सकते हैं। K सीरीज मेरे हिसाब से बेस्ट है। अगर आप ओवरक्लॉक नहीं करते हो तो F सीरीज में जाओ, ग्राफिक कार्ड आपको नहीं चाहिए तो भाई उसके बाद बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड की। मेरा फेवरेट बोल सकते हो Asus मेटअप है, और वो भी RTX 4080 है, 16GB GDDR6 करके, ठीक है। 256 बिट्स है, 9728 कूड़ा कोर है। और क्लॉक स्पीड की बात करें ना भाई, तो मतलब मैं यही बोलता हूँ रेवोल्यूशन लेके आया है। मतलब पहले जो आते थे 1.7 1.8, बट इसकी जो क्लॉक स्पीड है
3 गीगाहर्ट्ज से लेके 2.6 गीगाहर्ट्ज तक हम इसे ओवरक्लॉक कर सकते हैं। टेंसर कोर, रे ट्रेसिंग कोर, वो भी नेक्स्ट जनरेशन का दिया है। वो आप इसकी वेबसाइट पे जाके देखोगे तो सही रहेगा, मैं बोलूँगा तो मतलब नहीं है, क्योंकि एक एक चीज़ आपको देखनी चाहिए। मैं तो जो पॉइंट है वही बोल रहा हूँ, तो भाई वो है। उसके अलावा इसके माइनस पॉइंट बताता हूँ। मुझे लगता है इसको 24 GB का करना चाहिए था, मेरा अकॉर्डिंग, मेरा रिव्यू है, नॉट अदर्स। क्योंकि प्राइस के हिसाब से जैसे कि अपना 3090 का प्राइस है, जैसे कि 1 लाख ऑलमोस्ट ये वही प्राइस का, तो थोड़ा सा इसको बढ़ाना था। बट इन्होंने एक चीज़ में बढ़ा है, वो है क्लॉक स्पीड। मैं दाग देता हूँ, मगर एक चीज़ का माइनस पॉइंट भी लग रहा है मुझे। इसके अंदर 256 बिट्स है ना, उसकी जगह पे इनको देना था 384 बिट्स या 364 बिट्स। मेरा रिव्यू है। मैंने एनवीडिया मेरे से ज़्यादा बड़ी कंपनी है, तो मैं सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। तो यार मैं यही बोलता हूँ, एनवीडिया ने एक अलग रेवोल्यूशन लेके आया है मेरे हिसाब से। उसके अलावा इस बात करते हैं पावर की, तो अगर आप 4080 या 4090 लेते हैं ना, तो मैं भी इसमें एक गलती कर रहा हूँ पावर सप्लाई की। मेरे पास इसका जो नेक्स्ट लेवल का जो पावर सप्लाई है ना, इसके अंदर 8 पिन का एक पोर्ट रहता है। उसके अंदर ये 2 पिन डाल के 3 पिन डाल के डालना पड़ता है। उससे क्या बर्निंग होने का चांस रहता है। तो जो पावर सप्लाई है उसने डायरेक्टली 8 पिन का जो नया वाला है उसमें डाल के आप चला सकते हो, बट वो मेरे पास स्टॉक आया नहीं। तो मैं भाई को बोला फिलहाल ओवरक्लॉक मत करना, मैं आपको जो पावर सप्लाई भेज रहा हूँ वो मेरे को वापस बाय बैक करना। बोला ठीक है सर। तो ये अपना कार्ड हो गया। बात करते हैं आसूस की तरफ से, तो इसके अंदर 3 फैन है, तीनों 5th जनरेशन के फैन है। और इसकी जो हीट सिंक क्वालिटी है वो पुराने कार्ड से थोड़ी बड़ी है, क्योंकि 40 सीरीज थोड़ा सा हीट होता है मेरे हिसाब से, एंड यूट्यूब के हिसाब से मैंने रिव्यूज देखा है, तो उसके लिए इन लोगों ने थोड़ा हीट सिंक बड़ा किया, तो हीट होने का सवाल होगा नहीं। बात करते हैं इसके अंदर पोर्ट्स की, तो अपने को इसके अंदर जो पोर्ट मिल रहे हैं 2 HDMI पोर्ट मिल रहे हैं और 3 डिस्प्ले पोर्ट मिल रहे हैं। तो 5 मॉनिटर यूज़ कर सकते हैं। अनदर कार्ड में ओनली एक ही HDMI मिलता है और 3 डिस्प्ले पोर्ट मिलते हैं। 4080 या 90 में मैंने सुना बर्न का इशू हो रहा है। वो बर्न का प्रॉब्लम क्या है मालूम है, मैं भी इसमें गलती कर रहा हूँ। मेरे पास जो पावर सप्लाई है उसके अंदर भी डायरेक्टली जो छोटा वाला होता है ना, इसके अंदर डालना पड़ता है 8 पिन का, तो वो मेरे पास भी नहीं है। तो मैं फिलहाल उसको भाई को यूज़ करने के लिए दे रहा हूँ। जब मैं बोला मेरा नेक्स्ट मंथ मेरे पास माल आ जाएगा, तो ये मेरे को बाई बैक करके वो ले लेगा। वो बोला सर मेरे को थोड़ा अर्जेंट है, तो अब चलेगा। ऐसे कुछ नहीं होता, बट कभी कभार बर्निंग का इशू आ रहा है। तो जो अपना SMP आता है ना, उसके ऊपर डायरेक्टली इसके ऊपर 8 पिन का पोर्ट आता है। वो डायरेक्टली एक तो होता है कि इसमें वो पिन होता है 8 पिन, और में डाल के फिर पावर देते हैं 3 के थ्रू। बट उसमें क्या रहेगा मालूम है, डायरेक्टली अपना वो SMS के थ्रू ही इसमें डालेंगे, क्योंकि वो माइनर को टारगेट किया है। माइनर अगर 10-15 कार्ड डालेगा, उसका थ्रू डाल नहीं पाएगा, जल जाएगा, क्योंकि माइनिंग के कारण बहुत प्रॉब्लम होता है उसके कारण। उसके अलावा हम बात करते हैं लिक्विड कूलर की। लिक्विड कूलर में ये वाला मॉडल सबसे बेस्ट है, इल्यूजन। मतलब मैं यही बोलता हूँ कि इसकी क्वालिटी की बात करें, 600 से लेकर 1800 RPM तक 3 फैन है। हम अगर टेम्परेचर है ना वो सही लेके जाएगा, क्योंकि हम एडिटिंग करेंगे तो वो बोलता है मेरा 12 घंटे भी एडिटिंग मतलब कंटिन्यू चलेगा, तो मेरे को इशू नहीं। तो मैंने ये सजेस्ट किया, मेरे हिसाब से आपने चाहे कोर्सियर, रेंजर XT कोई भी जा सकते हो, योर चॉइस। एंड अनदर ब्रांड ऐसी मत लो जिसमें वारंटी सपोर्ट नहीं मिलता है। वो आप रिव्यूज़ देख लो गूगल पे जाके। मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 2 बार प्रॉब्लम हो गई यार मेरे ऊपर। उसके अलावा यार बात करते हैं रैम की, तो मेरी फेवरेट रैम बोल सकते हो। XPG के अंदर D50 सीरीज वाली जो रैम आती है उस वाली रैम ली है। एक्चुअली ये रैम होती है, इसके दोनों तरफ हीटसिंक दिया हुआ है कॉपर का, ऊपर RGB भी है। सर वो भैया बोला मेरे को RGB नहीं चाहिए, फिर भी मैं बोला सर थोड़ा लुक्स अच्छा रहेगा, तो हमने 5200 मेगास की रैम यूज की है। 4 स्टिक, जितना चैनल ज़्यादा रहेगा उतना बेटर। वो तो 32 GB ले रहा था, बजट भी 280 का था। मैं 3 लाख तक पूरा PC लेके चला गया हूँ, ऑल इंक्लूडिंग टैक्सेस में। तो 64 GB की हमने रैम यूज़ की हुई है, 4 चैनल। उसके अलावा मेरी फेवरेट है, ये भी वो Gen 3 ले रहा है, मैं बोला सर Gen 5 आने वाला है, Gen 4 तो लो कम से कम। तो हमने सैमसंग के अंदर 980 Pro वाली यूज़ की हुई, जिसकी स्पीड है 7000 Mbps, सबसे बेस्ट है। इसका और एक नया मॉडल आ गया है 990, वो भी आप देख लो, बट वो मेरे पास आया नहीं, बट इंडिया में आ गया है। थोड़ा मेरे हिसाब से उसकी प्राइस ज़्यादा है। तो पावर सप्लाई मेरा फेवरेट है। देखो मैं ये कम बेचता हूँ, क्योंकि यार हर कोई भी अफोर्ड नहीं करता है कोर्सियर, क्योंकि ये प्रीमियम कंपनी है। इससे बेस्ट मुझे मेरी लाइफ में कोई पावर सप्लाई नहीं लगता कोर्सियर से। तो 10 साल की वारंटी है। ये गोल्ड नहीं प्लेटिनम हमने यूज़ किया हुआ है, फुली मॉड्यूलर है। इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। अगर आप एडिटर हो और i9 और इस टाइप का लो तो 1000 वाट से ऊपर लो, उससे नीचे लिया तो 100% बोलता इशू आएगा। और मदरबोर्ड की बात करें तो मैं इसके बारे में ज़्यादा फटाफट से बताऊँगा। उसको विथ वाईफाई वाला नहीं चाहिए, तो हमने नॉन वाईफाई वाला यूज़ किया है। इसमें आप 790 में जा सकते हो, बट वो बोला मेरा बजट और अभी नहीं बढ़ा पाऊंगा, तो हमने आसूस जेट 690 प्लस करके यूज़ किया हुआ है। इसकी VRM बहुत अच्छी आती है, सबके ऊपर पर हीटसिंक है। 8 पिन और 4 पिन का पावर का कनेक्ट दिया, जितना मदरबोर्ड को पावर चाहिए। अगर आप SLI करोगे तो भी इशू नहीं। 2 ग्राफिक कार्ड के पोर्ट दिए हुए
और दोनों आर्मर्स, एक आर्मर सीरीज का एक नॉर्मल है और PCI 5 वाली है। और Gen 4 की SSD आप इसके अंदर 1 2 3 4 SSD डाल सकते हो, क्योंकि आने वाला टाइम SSD यूज करेगा। SATA पोर्ट, RGB, ARGB सारे पोर्ट है। बात करते हैं नॉर्मल पोर्ट की, एक HDMI, एक डिस्प्ले पोर्ट, C पोर्ट 2 मिल जाते हैं, एक आगे 3 C पोर्ट मिल जाता है, USB 2.0 और USB 3.2 10 गीगा वाला भी मिल जाता है, फाइबर ऑप्टिकल 7.1 साउंड गार्ड। मतलब मैं इतना ही बोलता हूँ, जो आपको चाहिए सब कुछ इसमें मिल जाता है। भाई कैबिनेट मेरा कूलर मास्टर का ये मैंने सेलेक्ट किया है, वो बोला वाइट है, मैं बोला सर थोड़ा सा क्लीन कर लेना। इस पर ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं किया है, प्राइस भी कम है। आगे 3 फैन है, ऊपर रेडिएटर आ जाएगा, पीछे एक फैन लग जाएगा, तो सही है, सुपर्ब है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 2 हार्ड ड्राइव भी इसमें डाल सकते हो और SSD भी 2 छोटी वाली डाल सकते हो। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।